हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अब आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और अभी दीपावली की वजह से प्रैक्टिस नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब आपको डेली प्रैक्टिस मिलेगी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृद्धि, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, यानी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। व्यवहारवादी सिद्धांत की बात नहीं की है। अशक्त बच्चों के प्रति आपको सहानुभूति नहीं दिखानी है, बल्कि जिस तरीके से आप सामान्य बच्चों को पढ़ाते हो उसी तरीके से आपको उन्हें भी पढ़ाना है। ये आपका एनसीएफ 2005 कहता है। एनसीएफ 2005 पर भी वीडियो आपको मिल चुकी है। और व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करानी है आपको अशक्त बच्चों को। राइट आंसर आपका हो ही गया है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा नंबर 4, यानी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। यंत्रवत आपको बच्चे से लर्निंग कहीं भी नहीं करानी है। और प्रबलन ही आप बच्चे को देते रहेंगे तो इससे भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। और प्रत्येक अधिगम में आप अनुबंधन नहीं कर सकते हैं। अनुबंधन का अर्थ होता है कि आप बच्चे को लालच देके, ठीक है, कि इस तरीके से वहाँ जाके और ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी और वहाँ बच्चा सीख जाए। अगला प्रश्न है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी एक शिक्षिका होने के नाते आप सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में क्या कर सकते हो? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा आपको बच्चे को नहीं करना है, यानी बच्चा कुछ भी एक्टिविटी करे, कोई भी काम करे, आपको अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों को दंडित करना है, बच्चे को आपको दंडित भी नहीं करना है। एनसीईआरटी 2005 आपका इसका विरोध करता है। बार बार याद करना भी नहीं है आपको, ठीक है। आप बच्चे से याद भी नहीं करवा सकते हो। रटंत विद्या की बात हो गई, बच्चे को दंडित की हो गई, बच्चे को अनदेखा करने की बात हो गई। तो ये तीनों आपका एनसीईआरटी 2005 इनको क्या करता है? मना करता है। ये सारी चीज़ें आपके निगेटिव पॉइंट हो जाते हैं। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं? केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करवाना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। अब बात हो रही है छात्र केंद्रित, ठीक है, छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की। और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी बाल केंद्रित शिक्षा की बात आपकी एनसीईआरटी 2005 कहता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं, केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर आपको नहीं रहना है। एनसीईआरटी 2005 इसका विरोध करता है, ठीक है। यंत्रवत याद भी आपको नहीं करवाना है और आपको बच्चे को नामांकित भी नहीं करना है, वर्गीकृत भी नहीं करना है उसकी योग्यता के आधार पर कि पास बच्चा या फेल बच्चा, ठीक है। और यंत्रवत भी नहीं करवाना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन बचा आपका नंबर 2, यानी बच्चों के अनुभवों को आपको हमेशा प्रमुखता देनी है। अगला प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। क्या है संवेग और संज्ञान? तो राइट आंसर है आपका पूर्णतया अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका सन्निहित, यानी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे में समाहित हैं। इसका संबंध इस तरीके से भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है।
अब पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया नहीं है सीखना, ठीक है, इसे हम बार बार उत्पादन नहीं कर सकते हैं इसका। और यंत्रवत भी आपको याद नहीं करवाना है। आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये व्यवहारों का अनुबंधन भी अधिगम नहीं है, ठीक है, इससे अधिगम नहीं हो सकता है हमें अनुबंधन के साथ। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, यानी ज्ञान की संरचना होगी वही आपका अधिगम होता है। जब तक हमें किसी चीज का पूर्ण रूप से समझ विकसित नहीं होती, समझ को ही ज्ञान कहते हैं, तब तक हम नहीं कह सकते कि अधिगम हुआ है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। ये विद्यार्थियों के दिमाग से भ्रांतियां उत्पन्न करता है, ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेती हूँ क्योंकि चारों ऑप्शन आपको दिख जाएं। तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, यानी अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना है आपको, और ये एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है। अब दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न, बच्चों को आपको भ्रांतियां भी उत्पन्न नहीं करानी है, अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा भी नहीं करता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आप बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी, यानी बच्चा कोई भी कार्य है सीखता नहीं है, पढ़ने में रुचि नहीं लेता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको लगातार कभी पुरस्कार देते हैं या फिर उसे दंड देते हैं, दोनों में से एक तो हम करते ही हैं। तो लगातार इसके करने से क्या प्रभाव पड़ता है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, नंबर 4, यानी बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है, ठीक है, जो स्वाभाविक अभिरुचि है तो वो जिज्ञासा क्या है, कम हो जाएगी। यानी बच्चा या तो सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए पढ़ेगा या फिर वो दंड के भय से पढ़ेगा, ठीक है, यानी जो उसका अंदर से इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसकी वो सारी चीज यानी नेचुरल इंटरेस्ट उसका अपने आप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। यानी आपको सार्थक अधिगम कराना है, ठीक है। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अब इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपके कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो शारीरिक दंड आपको बच्चे को नहीं देना है, ठीक है, शारीरिक दंड नहीं दे सकते हो आप। और निरंतर तुलनात्मक अधिगम या मूल्यांकन आपको नहीं कराना है, यानी आपको बच्चे में एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है, ठीक है। ये आपके दोनों निगेटिव पॉइंट हो गए। तो बचे आपके 2 और 3, तो 2 और 3 आपका है नंबर 2 में। राइट आंसर हो गया आपका नंबर 2। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। यानी जो जटिल अवधारणा है बच्चे की अंडरस्टैंड, ठीक है, उसको सहज कैसे कर सकते हैं, व्याख्यान दे करके। व्याख्यान आपके छोटे बच्चे होते हैं तो वो नहीं समझेंगे, ठीक है। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास आपको नहीं करवाना है, और प्रतियोगात्मक अवसर दे सकते हो आप बच्चे को, लेकिन समझ को सहज करना है आपको, और इसकी तैयारी भी बच्चा करेगा तो ये भी आपका नहीं है। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, जहां भी बात आपके अन्वेषण, ठीक है, और आपके अवसर उपलब्ध कराने की आ जाए तो वही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आपको सीटेट में ये लगे, मतलब बहुत से ऑप्शन जो आपके होते हैं, तो आपको कभी कभी 2 या 3 ऑप्शन आपके ठीक होते हैं, लेकिन आपको मतलब गुड़ के साथ भी नहीं जाना है, बेटर के साथ भी नहीं जाना है, आपको बेस्ट के साथ जाना है, ठीक है। यानी सबसे जो बेस्ट होगा उसी के साथ आपको जाना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध
करके। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका यानी बच्चे आपको कक्षा 1 से 5 तक के हैं। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके। अब देखो यहाँ भी बात पुरस्कार होगी, यानी छोटे छोटे कार्यों को आप बच्चे को पुरस्कार देंगे, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, अब केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ही बल आपको दोगे तो ये भी गलत है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित भी नहीं करना है आपको। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी यहाँ आपको प्रोत्साहन की बात हो रही है, विचार मंथन की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। यानी बच्चे का जो शारीरिक विकास है तो वो तीव्र गति से किस अवस्था में घटित होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, यानी शुरू की जो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है तो इस समय जो शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है, तो वो बहुत तेज गति से होती है और विकास भी होता है। यानी शारीरिक और मानसिक विकास आपका शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। शैशवावस्था की अवधि है आपकी 0 से 2 वर्ष और प्रारंभिक बाल्यावस्था आपकी 2 से 6 वर्ष तक। तो यहाँ बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है और उसका जो मानसिक विकास भी है तो हम यानी निर्धारित कर सकते हैं कि बच्चा ये बुद्धिमान है या फिर मंदबुद्धि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं पूछा है आपसे। इसमें से एक विकास का सिद्धांत नहीं आपका। विकास जीवन पर्यंत होता है और विकास की प्रक्रियाएं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका शारीरिक विकास हो बच्चे का, चाहे मानसिक विकास हो, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अवश्य पढ़ना है। आप हमारे चैनल पर तो है ही और पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, सारी वीडियो आपको कराई जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ आप कोई भी बेस्ट बुक ले सकते हो, वहाँ से आप स्टडी करिएगा। कहीं दूसरी जगह से भी आप पढ़ सकते हो, यानी आपको सेल्फ स्टडी अवश्य करनी है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तित होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करती। अब विकास जीवन पर्यंत होता है, ये आपका बिल्कुल राइट है। विकास परिवर्तित है, ये भी आपका सही है, यानी परिवर्तन होते रहते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी आपका सही है। अब विकास सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकता है कि विकास हर जगह एक सा ही हो या फिर इसी तरीके से होगा, यानी सभी बच्चों में एक जैसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी बच्चे की लंबाई ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है और कुछ ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम होते हैं, तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। तो सांस्कृतिक संदर्भ हमारे विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये तीनों आपके गलत हो गए क्योंकि ये सही है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, तो यही आपका एक नहीं है। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। यानी वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं जो, तो इसका प्रमुख कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है, तो इसमें सबसे आपका राइट आंसर है नंबर 4 कि ये जो वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं तो इसमें यानी हर मनुष्य की, हर बालक की आनुवंशिकता अलग है और प्रत्येक का पर्यावरण भी अलग है। तो ये पारस्परिक क्रिया है, इनके द्वारा वैयक्तिक भिन्नताएं प्रत्येक में पाई जाती हैं। और ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है और ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है और अगली वीडियो में मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। परिवार एवं पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आप अवश्य बताएं। और लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट आपका हम पहले कवर कराएं। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर करिएगा।